माई सेल्फ मनीष भारद्वाज कोर विद कोर में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री की ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 कराया, तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा पहले पार्ट 1 जाके देख लें। तो आज जो शुरू करते हैं हम चैप्टर, पहले एटम वाला लिया है मैंने। एटम क्या होता है? एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है कि उससे फर्दर हम उसके टुकड़े नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं एटम। तो आज पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, किस साइंटिस्ट ने क्या बोला है। ठीक है, सबसे पहले थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि वाटरमेलन जो होता है ना, वाटरमेलन वाटरमेलन यानी तरबूज, तो उसका जो रेड वाला पार्ट होता है, तो थॉमसन ने बोला कि जो पॉजिटिव जो चीज है वो क्या है, लाल वाला जो पार्ट होता है तरबूज के अंदर, वो पॉजिटिव स्फीयर है। और उसके अंदर जो बीज होते हैं, सीड जो होते हैं, तरबूज के जो सीड होते हैं, वो क्या है आपके इलेक्ट्रॉन्स, और वो क्या है नेगेटिव चार्ज है। तो ये जे थॉमसन मॉडल था, इतना ही करने की जरूरत है इसमें, उससे ज़्यादा आपने कुछ करना नहीं। इसके बाद है, और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, इसके बाद है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक गोल्ड फॉइल ली उसने। गोल्ड फॉइल जो थी वो बड़ी ही पतली ली उसने, बड़ी ज़्यादा थिन फॉइल ली, और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल जो थे ना, वो उसके ऊपर भेजे। वही गोल्ड फॉइल के ऊपर जैसे टकराएंगे अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। नीचे दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये गोल्ड फॉइल है, ये अल्फा पार्टिकल। तो जब उसने एक्सपेरिमेंट किया है, जब जैसे ही कुछ पार्टिकल तो सीधे सीधे चले गए गोल्ड फॉइल के अंदर से, पूरा ही क्रॉस कर गए। कुछ क्या हो गए, थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ जो है वो 180 डिग्री डिफ्लेक्ट हो गए, यानी पूरे गए और फिर यूं के यूं मुड़ गए। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता क्या चला रदरफोर्ड को, दो तीन चीजें पता लगी। एक तो क्या पता लगी कि देखो, मोस्ट ऑफ पार्टिकल क्या हो गए थे, वो सीधे क्रॉस कर गए। तो इसका मतलब क्या है कि एटम के अंदर जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा स्पेस क्या है, खाली ही पड़ा है वो, तभी तो वो एकदम से पूरे क्रॉस कर गए। ठीक है, कुछ जो डिफ्लेक्ट हो गए, उससे क्या बात पता लगी, डिफ्लेक्ट हो गए इसका मतलब है कुछ जो है पॉजिटिव चार्ज मौजूद है उसके अंदर, तभी वो डिफ्लेक्ट हो गए। और जहां से वो 180 डिग्री मुड़े है ना, कि जाके सीधा ही ऐसे वापस आ गए उसी डायरेक्शन में, तो मतलब कि वहाँ पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है। कोई पार्ट ऐसा है जिसमें पॉजिटिव चार्ज बहुत ही ज्यादा है। और रदरफोर्ड ने जो है, बस यही था, इसमें इतना ही था। बट ये मॉडल भी इतना ज्यादा सफल नहीं हुआ, क्योंकि इसमें इसने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है ना रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, एटम में इसने बोला। बट अगर एटम के अंदर कुछ चीज रिवॉल्व करेगी ना सर्कुलर पाथ में, तो फिर वो स्टेबल नहीं होगा एटम। तो इसलिए ये इतना चला नहीं ये वाला मॉडल। तो जो न्यूक्लियस की खोज है वो किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, तो इसमें इतना ही बस। इसके बाद आ गया नील बोर। नील बोर ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो शेल के अंदर मौजूद होती है। मान लो ये न्यूक्लियस है, इसके बाद ये शेल आ गई, फिर ये शेल आ गई, शेल बोल लो या ऑर्बिट बोल लो। तो नील बोर ने बताया था कि ये ऑर्बिट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन को हम ऑर्बिट में ही प्लेस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कि कौन सी शेल आती है, के शेल, फिर KLMN। और फॉर्मूला क्या था कि एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसका फॉर्मूला था 2n स्क्वेयर। 2n स्क्वेयर, एन मान लो पहली सेल है, N1 रखोगे तो 2 × 1 कितना आया, 2। तो पहली सेल में कितने आएंगे, 2 आएंगे। यहाँ 2 पुट करोगे तो कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। ऐसे ही 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर, 9 × 2 18। 4 पुट करोगे तो 4 का 16 दूनी 32। तो पहली शेल में 2 आएंगे, फिर 8 आएंगे, 18 और 32, ऐसे चलते रहेंगे। और इसमें और क्या था, इसमें एक चीज नोट करने की ये थी कि जो आउटर मोस्ट शेल होती है ना, आउटर मोस्ट शेल के अंदर मैक्सिमम हम 8 ही फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हैं हम आउटर मोस्ट शेल के अंदर। ठीक है, तो इसमें इतना ही था। तो ये वैलेंसी वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है कि आउटर मोस्ट में हम 8 ही फिल कर सकते हैं, और शेल में किस में कितने आएंगे, वो KLMN ऐसे शेल बनेगी। 2n स्क्वायर उसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बाद न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो थे ना, जेम्स चार्डविक ने इनका डिस्कवर किया न्यूट्रॉन्स को। न्यूट्रॉन्स क्या है, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। एन से न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल चार्ज होता है, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। और ये भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं आपके। न्यूट्रॉन्स किस में होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है इसके अंदर
कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, और न्यूट्रॉन को N से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को E से करते हैं, प्रोटॉन को P से करते हैं। इसके बाद आता है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है ना, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर देखो वो 4 से कम है इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, तो वो उसकी वैलेंसी होगी। 4 से कम क्या है अगर इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या होगी? वैलेंसी। 8 ही फील कर सकते हैं ना हम। अगर उसमें 4 से ज्यादा है, मान लो 5 है, तो उसको भरने के लिए कितनी जरूरत होती है? 8। 8 भरे जा सकते हैं ना उसमें। तो 5 के बाद कितने और भर सकते हैं हम? 3 और भर सकते हैं, तो ये इसकी वैलेंसी होगी। 4 से अगर कम है तो वो लूज करने पड़ेंगे। ठीक है, वो हम क्या कर देंगे? लूज कर देंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन 4 से ज्यादा है तो फिर हम एक्सेप्ट करेंगे और 8 बनाने के लिए, तो इसको बोलते हैं वैलेंसी बोलते हैं इसको। कितने एक्सेप्ट कर रहे हो, कितने लूज कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। इसके बाद ये देखो, कुछ एलिमेंट्स के ना आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। हाइड्रोजन का एक होता है, हीलियम का 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। फ्लोरीन 9 ऐसे आ रहा है ना इसमें, 9, तो ये 9 है। सोडियम मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18। तो वैलेंसी से मान लो मैंने मैग्नीशियम की निकालनी है। मैग्नीशियम कितना है? 12 एटॉमिक नंबर है। के शेल में कितने भर सकते हैं हम? 2। फिर एल में कितने भरने थे? 8। 2 और 8, 10 तो यही हो गए। बचे कितने? 2। तो आउटरमोस्ट शेल में कितने हो गए? 2। तो 2 क्या होगी? इसकी वैलेंसी होगी ये, क्योंकि 4 से कम है तो ये क्या है? वैलेंसी है। 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देगा। ठीक है, पढ़ा होगा आपने मेटल क्या होते हैं? मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, और नॉन मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और नेगेटिव चार्ज होता है। ये आपने पढ़ी होगी चीजें, आगे पढ़ लोगे, नहीं पढ़ी तो वैलेंसी भी मैंने बता दिया। इसके बाद एक टॉपिक है ये आइसो एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम ही होते हैं एक एटम के अंदर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने प्रेजेंट है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को जेड से नोट करते हैं। एक होता है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, सेम ही बात होगी। फिर ठीक है, प्लस में न्यूट्रॉन, उसको बोलेंगे मास नंबर। और मास नंबर को किससे नोट करते हैं? ए से नोट करते हैं मास नंबर को। उसके बाद एक होता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट जो है ना, जैसे कार्बन है, एक एलिमेंट है कार्बन, तो उसकी दो रूप हैं आइसोटोप, ऐसे समझ लो आप। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो आइसोटोप्स जो होते हैं वो क्या होंगे? इसमें एटॉमिक नंबर तो सेम हो गया, लेकिन मास नंबर क्या होगा आपका? अलग हो गया। तो कार्बन दो फॉर्म में है, जैसे 6, ये 12 हो गया मास नंबर। ये 6 एटॉमिक नंबर सेम ही, यहाँ हो गया 14। तो ये क्या हो गए? आइसोटोप्स हो गए। ऐसे क्लोरीन का है 17 एटॉमिक नंबर, 17, और ये 35, ये 37 मास नंबर। तो इसको क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। और हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या होता है? प्रोटियम ड्यूटीरियम। एक एक होता है इसमें, इसमें क्या है? 1 और 2। और ट्रीटियम, ठीक है, 3 एटॉमिक स्पीसीज होगी इसमें। तो ये आइसोटोप्स हो गए, विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, इनको बोलते हैं आइसोटोप्स। तो जब सेम एलिमेंट के होते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं? सेम सी होती हैं, क्योंकि एक ही एलिमेंट के हैं। इसके बाद था आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? इसमें क्या होता है? एलिमेंट ही अलग होंगे बट उनका मास नंबर क्या होगा? एलिमेंट क्या होंगे इसमें? अलग होंगे, लेकिन मास नंबर क्या होगा उनका? सेम होगा। जैसे आर्गन है, आर्गन में एटॉमिक नंबर 18 है बट मास नंबर इसे 40 हो गया। कैल्शियम का भी एटॉमिक नंबर अलग हो गया 20, बट मास नंबर 40 है। तो ये इनको बोलते हैं आइसोबार। आइसोबार में क्या होगा? मास नंबर सेम होगा। ठीक है, आइसोबार्स। अब आप एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। बार में जाते हैं, आइसोबार है ना, बार। बार में क्या होता है? ड्रिंक्स होती हैं, और क्या होता है? मास। मास मतलब मीट समझ लो आप, ठीक है, उससे रिलेट कर लो। तो मास नंबर क्या होगा? सेम होगा आइसोबार्स के केस में। आइसोटॉप्स के केस में क्या होगा? एटॉमिक नंबर सेम होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक पूरा, ये चैप्टर पूरा ही कवर करा दिया मैंने। ठीक है, तो इसमें आपने एक तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन किसने खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की जे जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की किसने की थी? ई
गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की किसने की थी? जेम्स चाडविक। ये तीन चीजें। और जो न्यूक्लियस की किसने की? रदरफोर्ड ने। और एक वो आया था ऑर्बिट्स वगैरह, वो किसके था? नील बोर का था। उसके बाद बस इतना ही। आइसोटोप्स सेम एलिमेंट के होते हैं, डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार्स में सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो ये चैप्टर इतने में फिनिश हो गया है। इसके बाद चैप्टर देखते हैं हम। ये 10th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर। अब पहला ही चैप्टर आता है केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन। जब भी केमिकल रिएक्शन होती है ना, उसमें क्या होता है? केमिकल रिएक्शन के बाद चेंज इन स्टेट होता है, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस या चेंज इन टेम्परेचर। इनमें से कोई ना कोई चीज होती है। या जैसे सॉलिड से लिक्विड बन गया, लिक्विड से सॉलिड बन गया। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन में ही होता है ऐसा। एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकल गया, टेम्परेचर चेंज हो गया। तो इसमें मेन क्या है? एक तो आपको केमिकल जो रिएक्शन है ना, केमिकल रिएक्शन को एक तो आप ऐसे लिखो सोडियम। तो ये अटपटा लगेगा, सोडियम में मैंने वाटर मिला दिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं किसी सिंबल से। जैसे Na है, सोडियम का क्या लिखते हैं हम? Na। फॉर्मूला लगा लो इसको, क्या? Na, इसका वाटर का H2O। तो इसमें सिंपल होता है लिखना। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या हुआ? जब केमिकल रिएक्शन आपने कुछ एलिमेंट लिए, आपने क्या करा? केमिकल रिएक्शन कराई। तो जितना एलिमेंट यहां था, रिएक्शन के बाद भी उतना ही रहेगा, क्योंकि एनर्जी हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसको हम क्या नहीं कर सकते? ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते, ना उसको क्रिएट कर सकते। तो सेम होगा, इसलिए हम इक्वेशन बैलेंस करते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं? इक्वेशन को बैलेंस करते हैं हम दोनों साइड। तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन इस चैप्टर में आता है। वो मैं एक आधे एग्जांपल से आपको बता दूंगा। बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। रिएक्शन के टाइप दे रखे हैं, तो वो मैं बता देता हूँ। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, उसमें क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट क्या करते हैं? कंबाइन करके क्या बनाएंगे? एक एलिमेंट बनाएंगे। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कंबाइन हो गए वो। एक होता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में क्या होता है? डिकम्पोजिशन में ना यार, एक एलिमेंट जो है वो डिकम्पोज होगा किसमें? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स में क्या होगा? डिकम्पोज होगा वो। एक होती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। उसको क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। उसकी जगह से हटा देगा और खुद जुड़ जाएगा हाई रिएक्टिव एलिमेंट। उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। उसके बाद एक होता है एक्जोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्जोथर्मिक, एक है एंडोथर्मिक। एक्जोथर्मिक क्या होता है? एक्जो, EXO है ना। एक्जो का मतलब क्या होगा? इसमें क्या होता है? एग्जिट होता है। क्या एग्जिट होगा? थर्मो, यानी हीट। जब हीट जो है ना रिलीज होती है किसी रिएक्शन में, हीट क्या होती है? रिलीज। तो उसको बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक में क्या होगा? जब हीट हम प्रोवाइड करते हैं किसी रिएक्शन में, क्या हो? हीट को प्रोवाइड करते हैं, या हीट ऑब्जर्व कर रही है कोई रिएक्शन। ठीक है, हीट क्या कर रही है? ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब क्या है? कि वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, या वो हीट उसको चाहिए है रिएक्शन करने के लिए। हीट क्या है? उसको जरूरी है, हीट ऑब्जर्व कर रही है उस रिएक्शन में, तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। और जब हीट रिलीज हो रही है, बाहर जा रही है, तो उसको बोलते हैं एक्जोथर्मिक। इसमें दिया भी होगा। हीट गिवन आउट अलोंग विद द प्रोडक्ट्स, उसको बोलते हैं एक्जोथर्मिक। और जिसमें हीट ऑब्जर्व होती है, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। अभी ये जो पेपर मैंने दिखाया था, उसमें पूछा हुआ था एग्जांपल की, एक्जोथर्मिक का एग्जांपल कौन सा है। तो वो जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जो मैं आपको बता दूंगा, तो इसमें अभी इंपॉर्टेंट इतना ही है। एक होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। देखो, जब भी किसी रिएक्शन में ना ऑक्सीजन जो है वो जुड़ रही है, ऑक्सीजन क्या हो रही है? ऐड। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। या फिर हाइड्रोजन जो है वो क्या हो रही है? लूज हो रही है। ठीक है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन तो ऐड होती है, ऑक्सीजन क्या होती है? लूज। तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो ये सारी इक्वेशन मैंने बता दी। अभी एक मैं एग्जांपल से ना आपको ये बता देता हूँ कि बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशन को। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हमने पहले ही ले लिया।
तो क्या होता है, जो राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एलिमेंट होगा ना, जितने एटम लेफ्ट हैंड साइड में होंगे उतने ही राइट हैंड साइड में। पहले एक एक एलिमेंट देख लेते हैं। देखो सबसे पहले वो देखा करो जो एक साइड में, जैसे एन है, इसमें है, इसमें नहीं है एन, तो पहले एन ही देख लो। एन यहाँ पे कितने एटम है, एन के एक है। अब दूसरी साइड देखो, एन के कितने एटम है, दो नहीं है। तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब इक्वल हो गया, दोनों साइड दो हो गए। अब देखो दूसरे हाइड्रोजन के कितने, यहाँ दो, और दो ये चार हो गए लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखो हाइड्रोजन कितना है, ये दो है, उधर चार, तो इसको भी दो से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी चार हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन पूरा हो गया, नाइट्रोजन पूरा हो गया। अब आओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, तीन दूनी छः, तो ये हो गया, और दो ये हो गया, छोड़ दो आठ। यहाँ देखो ऑक्सीजन कितना है, दो, तो ये हो गया, तीन दूनी छः, तो ऑक्सीजन भी पूरा हो गया आपका। अब कैल्शियम, कैल्शियम कितना है यहाँ, एक, इस साइड भी एक। तो ये आपकी जो है बैलेंस होगी इक्वेशन। ऐसे बैलेंस करना, सबसे पहले आप ऐसा एलिमेंट देखना आपने जो सबसे कम है, पहले वो देख लो। जैसे सी ए था, सी ए भी देख सकते थे, तो सी ए तो पहले ही बैलेंस था, फिर नाइट्रोजन देख लिया आपने। ठीक है, क्योंकि ये जो ज्यादा है ना, सी यहाँ तीन या चार था, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, इनको बैलेंस बाद में भी कर सकते हो आप। तो सबसे पहले शुरू वहां से करना आपने। और ये रिएक्शन बनानी कैसे है, ये मैंने जो पहली वीडियो कराई थी ना, उसमें बताया था कि इसमें कितने एटम प्रेजेंट है, फिर वो क्रॉस हो जाता है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन में जो चार्ज कौन सा होता है, क्लोरीन में वैलेंसी 17 होती है ना, जैसे क्लोरीन दो आठ आठ। ठीक है, या -1 है मतलब क्लोरीन, तो यहाँ इसके आगे इसकी वैलेंसी लिख ली एक। ठीक है, मान लो ये किसी से रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन, ठीक है, बी ए से कर रहा है मान लो, तो जैसे बी ए की मान लो दो है, तो क्लोरीन के साथ दो चला जाएगा, बी ए के साथ ए, तो BaCl2 ऐसे बन गया। ठीक है, तो ये मैंने उस वीडियो में बताया था, बाकी जब क्वेश्चन आएंगे उसमें करवा दूंगा मैं। अभी के लिए इंपॉर्टेंट इतना ही था, इस चैप्टर में मैंने पूरा करवा दिया। अब जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है ना, वो आता है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सोल्ट, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं इसमें से क्वेश्चन, तो इसको भी देख लेते हैं हम। एसिड क्या होते हैं, एसिड जो होते हैं ना, एक तो श्योर टेस्ट में होते हैं, खट्टे होते हैं, और ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। ब्लू लिटमस, लिटमस क्या होता है, पेपर होता है, इंडिकेटर होता है, वो बताता है एसिड है कि बेस है। ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं एसिड। इसको याद कैसे करोगे, किसी चीज पे एसिड डालते हैं, आपने बोला ना, सुना होगा कि एसिड डाल दिया जल गया, फेस जल गया, एसिड फेंक दिया किसी ने। ठीक है, तो जब जलता है तो आग का कलर कैसा होता है, लाल होता है ना, जलता तो लाल ही होता है वो। तो ब्लू को लाल क्या कर देता है, एसिड। एसिड क्या कर देगा, जला देगा, यानी रेड कर देगा, ब्लू से रेड कर देता है एसिड। और बेस क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। याद करने का तरीका आपको बता दिया, आप भूलोगे नहीं अब। ठीक है, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, उल्टा हो गया। इसके बाद ये रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, तो ये देख लो, एसिड प्लस मेटल, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन। जब भी एसिड की रिएक्शन कराओगे ना, सोल्ट तो बन जाता है, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एसिड प्लस मेटल, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। दूसरा देख लो, अब ये एसिड था, ये मेटल हो गया जिंक, तो ये क्या है, ये सोल्ट बन गया, और ये हाइड्रोजन गैस निकल गई। अब दूसरा देखो, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको एसिड से रिएक्ट कराओगे तो सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसमें कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और वाटर निकल गया। ठीक है, इसके बाद बेस और एसिड जब दोनों बनेंगे तो सोल्ट बनेगा और वाटर निकल जाएगा, बस। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, सोल्ट प्लस वाटर, बेस प्लस एसिड, सोल्ट प्लस वाटर। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही कराऊंगा, ये मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, सोल्ट प्लस वाटर, जो पेपर में आ सकता है। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट पीएच स्केल। पीएच क्या होता है, पीएच जो है ना, वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है। किसी भी सॉल्यूशन, कोई भी चीज है, उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना है, उसको बोलते हैं पीएच वैल्यू। और पीएच वैल्यू के लिए ये स्केल है, पीएच स्केल। अगर इसमें वैल्यू 7 से नीचे है तो वो क्या है, एसिडिक। जितना नीचे जाते जाओगे उतना ज्यादा एसिडिक होता जाएगा। और 7 से 14 के बीच में क्या है, बेसिक। और जितना ज्यादा आप ऊपर जाओगे 7 से 14, उतना ज्यादा बेसिक होता जाएगा। बेस को हम एल्कलीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन इस साइड इंक्रीज हो रही है, इस साइड OH नेगेटिव जो है वो इंक्रीज होगा, H पॉजिटिव क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसके बाद ये पूछ लेता डायरेक्ट, क्या आता है विनेगर में कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड है। ऑरेंज में जितने भी खट्टे होते हैं उसमें सिट्रिक एसिड होता है,
ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, दोनों में सिट्रिक एसिड है। टैमरिंड में कौन सा है, टार्ट्रिक एसिड, इमली बोलते हैं इसको। टोमेटो में क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। श्योर मिल्क में लैक्टिक एसिड। अर्न स्टिंग में मेथोनिक एसिड। निटल स्टिंग में मेथोनिक एसिड। जो जो एनसीईआरटी में दी हुई है ना, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, ये पूरी टेबल याद कर लेना, पूछ भी सकता है डायरेक्ट भी। ये नहीं है कि आपके इस पेपर में, किसी पेपर में पूछ सकता है, आ जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन ही, तो ये याद होना चाहिए। एक चीज और, कई बार ना कुछ चीजों की पीएच वैल्यू पूछ लेता है, तो मैं मेन मेन जो है ना उनकी पीएच वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ। तो मेन मेन लिख देता हूँ मैं ना। एक तो होता है गैस्ट्रिक जूस, स्टमक में जो होता है 1.0 होता है इसका, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन सलाइवा, ह्यूमन जो सलाइवा होता है वो 6.4 होता है, तो ये थोड़ा बहुत एसिडिक ही हो गया। उसके बाद रेन वाटर, बारिश का पानी जो होता है इसका पीएच वैल्यू जो है वो 6.5 होता है। मिल्क 6.8, थोड़ा बहुत एसिडिक हो गया, वैसे न्यूट्रल टाइप ही हो गया, 7 के करीब है, तो पेपर में आएगा तो थोड़ा बहुत एसिडिक है ये, पीएच वैल्यू पूछे तो। उसके बाद वाटर कितना होता है, वाटर आपको सबको पता है 7 होता है, न्यूट्रल। ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन जो ब्लड है वो 7.4 होता है, तो ये थोड़ा बहुत बेसिक हो गया, 7 से ऊपर पहुंच गया तो बेस हो गया ये। और इसके बाद अमोनिया, अमोनिया जो है वो आपका 11 होता है। हाँ, एक ये एसिड रेन का पूछता आपसे। एसिड रेन जो होता है ना उसका जो पीएच वैल्यू है वो 5 से 5.5 के बीच में होता है एसिड रेन का। ब्लड का मैंने बता दिया 7.4 होता है, 3 और 5 के बीच में रख लो, 7.3 और 7.5। ड्रिंकिंग वाटर 7 होता है, मिल्क का मैंने बता दिया इसमें, और गैस्ट्रिक जूस बता दिया, सलाइवा भी मैंने बता दिया आपको। लेमन जूस, लेमन जूस का कितना होगा, 2.2 से 2.4 के बीच में होता है लेमन जूस। यूरिन 4.5 से 8 के बीच में आ सकता है, 7 या 8 के बीच में आता है यूरिन। तो इतना कर लेना आप, इतना जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको सारा बता दिया। इसके बाद ना इम्पोर्टेंट पे आते हैं, इस जो चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या होता है, NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉमन सोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। जो NaCl को H2O मिला दिया तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन और हाइड्रोजन निकल जाएगा बाहर। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये कई चीजों में यूज होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग क्या होता है, आपने सुना होगा कि पार्लर में जाके ब्लीचिंग करवाई। ब्लीचिंग का मतलब है कि वाइट करना किसी चीज को या साफ करना, उसको बोलते हैं ब्लीचिंग। जैसे कपड़ा ब्लीच करवाया तो इसका मतलब क्या है, उसको थोड़ा वाइटिश कराया आपने या साफ करवाया है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा, ब्लीच, देखो ब्लीच वर्ड में क्या आ रहा है, Cl, सी आ गया, L आ गया, तो इसमें क्या होगा, एक तो क्लोरीन तो होना ही होना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। Ca से कैल्शियम, ओ ऑक्सी, और ये क्या है, क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। तो ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। अब इसका यूज देख लो। ब्लीचिंग कॉटन, लिनन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी जो कपड़ों की जो इंडस्ट्री है उसमें क्या करेगा, ये कॉटन या लिनन को ब्लीच करेगा। वुड पल्प, जो लकड़ी का जो पल्प है उसको भी क्या करेगा, ब्लीच करेगा, यानी उसको वाइटिश कर देगा या साफ कर देगा उसको। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मैनी केमिकल इंडस्ट्री में, और ड्रिंकिंग वाटर को फ्री करता है जर्म से, ठीक है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर के यूज थे। इसके बाद देखते हैं हम बेकिंग सोडा, ठीक है। एक बेकिंग सोडा होता है, एक वॉशिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा का पहले आप फॉर्मूला देख लो, इसका क्या होता है, हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। ये क्या होगा, सोडियम, ये हाइड्रोजन, और फिर कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का किस में यूज होता है, जैसे ब्रेड वगैरह को बेक करने के लिए, तो व्हीट ब्रेड खाते हो ना आप, व्हीट ब्रेड, ठीक है। व्हीट में क्या आ गया, H, व्हीट, ठीक है, H आ रहा है ना, तो ये समझ लेना कि इसमें H आएगा बेकिंग सोडा में। बेकिंग व्हीट ब्रेड को बेक करते हैं हम, तो H आ रहा है इसमें, तो H आना है, यानी हाइड्रोजन आएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा में कंफ्यूज होते हैं इनके फॉर्मूलाज में, तो मैंने बता दिया। क्या ब्रेड खाते हो, ब्रेड जो होता है व्हीट वाला और वो बेक होता है, बेकिंग की जाती है उसकी, तो व्हीट तो ये एच NaHCO3, ये है इसका फॉर्मूला। NaCl NH3 को मिला दिया तो फिर NaHCO3 निकल गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, यूज देख लो इसके, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, इंग्रेडिएंट है किसमें, एंटासिड में, क्योंकि एल्कलाइन नेचर का होता है ये। एक्सेस जो एसिड वगैरह है, इनो वगैरह डालते हैं ना हम, इनो वगैरह खाते हैं, एसिड ज्यादा हो जाए तो न्यूट्रलाइज कर देता है ये एक्सेस एसिड को स्टोमक में, और रिलीफ देता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में इसका यूज होता है बेकिंग सोडा का। इसके बाद आओ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग का मतलब क्या है, किसी चीज को धोना, तो पानी की जरूरत तो पड़ेगी, H2O की पड़ेगी इसमें। तो इसमें का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10 का मतलब हो गया डेका, वाटर है तो हाइड्रेट, ये सोडियम और ये क्या है कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 10H2O। वॉशिंग में पानी की जरूरत होती है तो पानी इसमें मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये है वॉशिंग सोडा का ये फॉर्मूला है, आया था पेपर में डायरेक्ट ही। अब वॉशिंग सोडा का यूज क्या है, सोडियम कार्बोनेट ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, और जो हार्डनेस होती है ना वाटर की उसको रिमूव करता है, परमानेंट हार्डनेस। देखो परमानेंट हार्डनेस किसकी रिमूव करनी है, वाटर की। तो वाटर था किसमें प्रेजेंट, अभी तक जितने भी देखे वाटर किसमें था, वॉशिंग सोडा में ही था, तो वॉशिंग सोडा ही क्या करेगा, परमानेंट हार्डनेस रिमूव करेगा। बोरेक्स बीड वगैरह में भी इसका यूज होता है बनाने के लिए। लास्ट रह गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जिप्सम जो है ना, जिप्सम जिप्सम से बनाते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करोगे तो क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, वो टूट जाएगा किसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाफ का मतलब क्या हो गया, हेमीस्फीयर पढ़ा ना आपने, हेमीस्फीयर यानी हाफ, कैल्शियम ये सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये। और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जब इसको हाफ 1.5 H2O और मिला दिया तो क्या बनेगा, जिप्सम बन गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब मैं रिपीट कर देता हूं इसमें। एक तो आपने पढ़ा वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और क्या पढ़ा था, वॉशिंग बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा था, एक और था ना कंपाउंड, 4 थे ना ये, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। तो इन तीन चारों के फॉर्मूले लिखते हैं दोबारा। वॉशिंग सोडा का क्या था, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बेकिंग सोडा क्या था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग के लिए ब्रेड को बेक करते हैं, व्हीट ब्रेड है तो व्हीट में H आ रहा है तो हाइड्रोजन इसमें आएगा, ठीक है, H आएगा NaHCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है, CaSO4 और हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ब्लीचिंग पाउडर क्या था, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो ये मैंने सारे बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने सारा करवा दिया, 3-4 चैप्टर आपके करवा दिए, मतलब 3 चैप्टर मैंने करवा दिए। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट में मेरे को बताना कि आपको समझ आया या नहीं आया। सारा इसमें सारा इंपॉर्टेंट ही है, और जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को।